नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस, प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू वाइफ के लिए प्रावधान कर रखा है मेंटेनेंस का, दैट इज सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अडॉप्शन, रूल ऑफ अडॉप्शन, प्रोसीजर ऑफ अडॉप्शन एंड अडॉप्शन के रिगार्डिंग। देन आज हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस, डायरेक्ट रिवीजन करेंगे सेक्शन 18 चैप्टर नंबर 3। ठीक है। मेंटेनेंस का डेफिनेशन आप अगर देखोगे सेक्शन 3 में मेंटेनेंस का डेफिनेशन दे रखा है। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, सेक्शन 18 डील विद द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, वाइफ के लिए एक राइट है, हिंदू वाइफ के लिए एक राइट है कि वो मेंटेनेंस का यहाँ पे पिटीशन फाइल कर सकती है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, अ हिंदू वाइफ whether married before or after the commencement of this act shall be entitled to maintained by her husband during her lifetime. तो ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, ऑब्वियसली मेंटेनेंस अ पर्सनल लॉ, पर्सनल राइट है वुमेन का। उस वाइफ के ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ, जब तक वो उसकी वाइफ है तब तक उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अ हिंदू वाइफ शैल बी entitled to live separately from her husband without forfeiting her claim to maintenance। और सेक्शन 18 की एक खासियत है, स्पेशलिटी है कि इसमें मेंटेनेंस का राइट भी मिलेगा और रेजिडेंस का राइट भी मिलेगा, सेपरेट रेजिडेंस। कि अगर वो वाइफ चाहे तो सेपरेट रेजिडेंस मतलब अपने हस्बैंड से अलग रह सकती है। ठीक है। और विदाउट फॉरफिटिंग मतलब मेंटेनेंस राइट में कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेंटेनेंस राइट का वैसे का वैसा ही रहेगा। मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा और साथ में रेजिडेंस भी देना पड़ेगा। ठीक है, सेपरेटली रेजिडेंस। क्लॉज 1 एंड 2 ग्राउंड्स क्या है? इफ ही इज गिल्टी ऑफ डिजर्शन, अगर वो हस्बैंड डिजर्शन करता है, गिल्टी ऑफ डिजर्शन, दैट इज टू से of abandoning her without reasonable cause and without her consent or against her wishes or willfully neglecting her। अगर वो डिजर्ट करता है किसी वाइफ को विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, विदाउट एनी एक्सक्यूज, विदाउट एनी कोई भी रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है, तो इन दैट केस और विदाउट हर कंसेंट वो डिजर्ट करता है या विलफुली निग्लेक्ट करता है वाइफ को मेंटेन करने से एक्सेट्रा। ठीक है, तो देन शी हैज राइट, देन इस ग्राउंड पे वो क्लेम कर सकती है। सेकेंड ग्राउंड, इफ ही हैज ट्रीटेड हर विद सच क्रूअलिटी, हमने ऑलरेडी क्रूअलिटी पे लेक्चर, वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं, क्रूअलिटी जो डाइवोर्स का ग्राउंड है। ठीक है, तो ट्रीटेड हर विद क्रूअलिटी, क्रूअलिटी दो तरह की हो सकती है, मेंटल और फिजिकल क्रूअलिटी, दोनों तरह की क्रूअलिटी। एज टू कॉज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन इन हर माइंड दैट इट विल बी हार्मफुल और इंजurious टू लिव विद हर हस्बैंड। अगर कहीं पे सिचुएशन ऐसे जो वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ रहना ड्यू टू क्रुअलिटी, चाहे मेंटल हो, इधर मेंटल और फिजिकल, और हस्बैंड के साथ रहना एक एप्रीहेंशन है उसके माइंड में, वाइफ के माइंड में, कि इसके साथ रहना वेरी डेंजरस। ठीक है, तो इन दैट केस या इंजरियस टू लाइफ, कि उसको वो मारता पीटता है। ठीक है, तो इन दैट केस शी कैन क्लेम, तो वो क्लेम कर सकती है। इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम विरुलेंट और फॉर्म ऑफ लेप्रेसी, या कोई वो हस्बैंड इस तरह से डिजीज है जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। ठीक है, अगर कम्युनिकेबल डिजीज है तो उस ग्राउंड पे भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इफ ही हैज एनी अदर वाइफ लिविंग, अब दैट इज द सिचुएशन, एनी अदर वाइफ लिविंग, अगर उसकी दूसरी मैरिज है। ऑब्वियसली हिंदू मैरिज एक्ट जब से आया, सेक्शन 5 क्लॉज 1 बोलता है मोनोगेमी, एट अ टाइम वन वाइफ लिविंग होने चाहिए, एट अ टाइम वन वाइफ लिविंग होनी चाहिए। अगर सेकंड मैरिज है, सेकंड मैरिज करते हो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फर्स्ट वाइफ, देन इट इज बाइगेमस मैरिज। बट दिस इज सिचुएशन ऑफ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। बोलते हैं अगर हस्बैंड की वाइफ है, बट ये सिचुएशन कब की है? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब ये एक्ट आया था। ऑब्वियसली जब एक्ट आया था 1956 में, उससे पहले जब हिंदू मैरिज एक्ट आया था, हिंदू मैरिज एक्ट से पहले क्या था? कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था हिंदू मैरिज के रिगार्डिंग। तो हिंदू जो हस्बैंड है वहां पे दो वाइफ भी हो सकती थी। ठीक है, तो कोई वो इलीगल नहीं था। लेकिन लेटर ऑन जब हिंदू मैरिज एक्ट आया, कोडिफाई किया गया, तो देन उसमें प्रावधान किया गया कि ओनली वन एट अ टाइम वन वाइफ लिविंग होना चाहिए। ठीक है, तो बाय दैट टाइम हो सकता है किसी हस्बैंड के 1956 की बात कर रहा हूं मैं, 1956 में दो वाइफ थी,
उसने पहली मैरिज 1945 में की एंड दूसरी मैरिज 1948 में। आफ्टर दैट उस टाइम तो अलाउ था दोनों वाइफ, ठीक है, दो वाइफ, टू मैरिज करना। आफ्टर दैट लॉ आया 1955 में, हिंदू मैरिज एक्ट है, 1956 में मेंटेनेंस का है। तो इन दैट केस अब वो दोनों वाइफ लिविंग है, तो इनमें से ये जो वाइफ है, ये कोई भी वाइफ इसमें क्लेम कर सकती है आपका मेंटेनेंस का। इफ ही keeps a concubine in the same house in which his wife is living or habitually reside with concubine elsewhere, या कोई मिस्ट्रेस है, उसका कोई अफेयर है किसी दूसरी वुमेन के साथ, ठीक है, या किसी दूसरी वुमेन के साथ वो रह रहा है विदाउट मैरिज, कंक्यूबाइन विदाउट मैरिज, तो इन दैट केस शी कैन क्लेम। इफ ही हैज सीज टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, या कोई हस्बैंड वो सीज कर जाता है, कन्वर्ट कर जाता है, हिंदू टू मुस्लिम कन्वर्ट कर जाता है, हिंदू टू क्रिश्चियन कन्वर्ट कर जाता है, हिंदू टू जैन कन्वर्ट कर जाता है, सॉरी पारसी कन्वर्ट कर जाता है, तो इन दैट केस शी कैन क्लेम, वो क्लेम कर सकते हैं इफ देयर इज एनी अदर कॉज जस्टिफाई हर लिविंग सेपरेटली। या इसके अलावा देखो जो लिस्ट दे रखी है ए से लेकर एफ तक, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, इट इज आपका इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। तो जी एक रेजिडरी प्रोविजन, यहाँ पे एक एनी अदर जस्टिफाइबल अगर ग्राउंड है आपके पास, आप प्रूव कर सके जस्टिफाइबल, कोर्ट को लगता है कि यस इट इज जस्टिफाइबल ग्राउंड, देन उसको सेपरेट रहने के लिए आप यहाँ ऑर्डर कर सकता है। थर्ड, a Hindu wife shall not be entitled to separate residence and maintenance from her husband if she is unchaste or cease to be Hindu by conversion to another religion। तो ये वाइफ के लिए, एक वाइफ को कब क्लेम नहीं मिलता सेक्शन 18 में, अगर वो सीज कर देती है, हिंदू टू कन्वर्ट हो जाती है मुस्लिम में, तो शी इज नॉट इंटाइटल टू मेंटेनेंस। इफ अगर उस वो अनचेस्ट रहती है, ठीक है, अनचेस्ट मतलब इमोरल, उसमें सेक्सुअल लाइफ एक्सेट्रा, तो देन शी कैन नॉट क्लेम, तो वो क्लेम नहीं कर सकती। दिस इज रिगार्डिंग द वाइफ के रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट इज द मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन। अब डॉटर इन लॉ की बात की गई कि मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ, a Hindu wife, whether married before or after the commencement of this act, shall be entitled to maintained after the death of her husband by her father। कि अगर कोई भी हिंदू वाइफ है, मान लो हस्बैंड है, इसकी वाइफ है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है और हस्बैंड का फादर है, तो फादर, इसका क्या लगा, फादर इन लॉ, तो ऑब्वियसली फिर इनकी ड्यूटी बनती है उसको मेंटेन करने की, प्रोवाइडेड एंड टू द एक्सटेंट दैट she is unable to maintain herself out of her own earning or other property, or where she has no property of her own is unable to obtain maintenance। यहाँ पे बट प्रोवाइडेड रखा है, जनरल रूल है कि यस फादर इन लॉ मेंटेन करेगा डॉटर इन लॉ को, विडोड डॉटर इन लॉ को, ठीक है, विडोड जो विडो है, सन की वाइफ जो विडो है, बट प्रोवाइडेड है कि अगर वो इस एक्सटेंट तक कि उसके पास शी इज नॉट अनएबल टू मेंटेन herself, अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, सफिशिएंट मींस नहीं है, ठीक है, या उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, देन इन दैट केस फ्रॉम द स्टेट ऑफ हर हस्बैंड और फादर और द मदर, फ्रॉम द सन और डॉटर इफ एनी इज द स्टेट अनएबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम द स्टेट ऑफ हर हस्बैंड। ऑब्वियसली जो अगर हस्बैंड की प्रॉपर्टी है तो वो डॉटर इन लॉ को जाएगी, तो अगर वो उसे मेंटेन कर सकती है देन ओके, फिर फादर इन लॉ की ड्यूटी नहीं है। अगर नहीं है, अगर वो मेंटेन नहीं कर सकती अपने आप को सफिशिएंट मींस नहीं है, ना प्रॉपर्टी हस्बैंड की एक्सेट्रा, ठीक है, देन फादर इन लॉ, डॉटर इन लॉ यहाँ पे क्लेम कर सकती है फादर इन लॉ से मेंटेनेंस का, बट वहां प्रोविजन है, कंडीशंस है, वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एनी ओब्लिगेशन अंडर सबसेक्शन 1 shall not be enforceable if the father-in-law has not the means to do so from any co-partner property in his possession out of which the daughter-in-law has not obtained any share, and any such obligation shall cease on remarriage of the daughter-in-law। ऑब्वियसली जब रिमैरिज हो जाती है, तो जब वो रिमैरिज कर देती है, मान लो डॉटर इन लॉ विडो होने के बाद, अपने हस्बैंड की डेथ होने के बाद दूसरों के किसी सेकंड मैरिज कर लेती है, ठीक है, इन दैट केस फादर इन लॉ की ड्यूटी नहीं बनती है, फिर वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है फादर इन लॉ से, जो प्रीवियस हस्बैंड जो डाइड हस्बैंड के फादर से, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज पेरेंट्स, यहाँ पे चिल्ड्रन और एज पेरेंट्स भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। अ हिंदू इज बाउंड
during his or her lifetime to maintain his or her legitimate or illegitimate children and his or her aged infirm parents. यहाँ पे his और her word यूज किया है. दे आर बॉर्न, अगर वो फादर और मदर है, फादर और मदर, तो वो बॉन्ड है कि अपने चिल्ड्रन को मेंटेन करें ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. ठीक है. अगर वो चिल्ड्रन है, डॉटर और सन है, तो दे आर बॉन्ड, हिज और हर बॉन्ड पेरेंट्स को मेंटेन करें, एज्ड पेरेंट्स को. ठीक है. चाहे वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन हो यहाँ पे, चाहे इलेजिटिमेट चिल्ड्रन. A legitimate or illegitimate child may claim maintenance from his or her father or mother so long as a child is a minor. अब कब तक वो क्लेम कर सकते हैं? जब तक वो माइनर. चिल्ड्रन हैज राइट टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर एंड मदर, बट कब क्लेम करेंगे? जब ड्यूरिंग द माइनॉरिटी. आफ्टर मेजोरिटी दे कैन नॉट क्लेम, तो ड्यूरिंग द माइनॉरिटी दे कैन क्लेम फ्रॉम द फादर एंड मदर. ये चाइल्ड के रिगार्डिंग, चाहे वो इलेजिटिमेट है, चाहे लेजिटिमेट है. ये आपका एमसीक्यूज यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है. एमसीक्यूज में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जब आपका प्रीलिम्स होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. द ऑब्जेक्ट ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन टू मेंटेन हिज और हर एज्ड और इन्फॉर्म पेरेंट्स और डॉटर who is unmarried extended in so far as parents or unmarried daughter, as the case may be, is unable to maintain himself or herself out of his or her earning to the other property. In this section, parents include childless stepmother. So this is also objective question, MCQs बन जाता है कि इसमें जो पेरेंट्स से इंक्लूड किया गया सेक्शन के अंदर, उसमें जो चाइल्डलेस स्टेपमदर, अगर उनका इशू है, अगर स्टेपमदर का अपने बच्चे हैं, तब तो यहाँ पे उनका राइट नहीं बनता. अगर वो चाइल्डलेस है, कोई इशू नहीं, तो देन शी कैन क्लेम. सिर्फ मदर को इंक्लूड किया, चाइल्डलेस स्टेप मदर को, स्टेप फादर को. द ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन to maintain his or her aged or infirm parents or daughter who is unmarried extend insofar as the parents or the unmarried daughter, as the case may be, is unable to maintain himself or herself out of his or her own earning or other property. अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ पर्सन की बात है कि कोई भी पर्सन जो पेरेंट्स है वो क्लेम कर सकते हैं. पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन से क्लेम कर सकते हैं, जो भी सन और डॉटर होगा. पर्सन दोनों के लिए यूज होता है यहाँ पे. ठीक है. बट यहाँ पे अनमैरिड डॉटर के लिए भी यहाँ पे मेंटेनेंस का प्रावधान कर रखे हैं. अगर कोई अनमैरिड डॉटर है, शी कैन क्लेम. ठीक है. हु इज अनमैरिड एक्सटेंड टू सो फॉर एज पेरेंट्स एंड अनमैरिड डॉटर एज द केस मे बी अनेबल. यहाँ की कोई अनमैरिड डॉटर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है. अनमैरिड डॉटर शी कैन क्लेम हियर मेंटेनेंस फ्रॉम द पेरेंट्स. देन नाउ द डिपेंडेंट्स डिफाइन. अब देखो, जब मेंटेनेंस क्लेम करते हैं, मान लो कोई वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, ऑब्वियसली वहां पे कंसीडरेशन होता है कोर्ट में कि हस्बैंड के ऊपर कितनी लाइबिलिटी, हस्बैंड को डिपेंडेंट कौन कौन है, डिपेंडेंट कौन कौन है. तो देन इन दिस रिगार्ड, फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर डिपेंडेंस मींस फॉलोइंग रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड. अब ठीक है, तो देन कौन कौन से डिपेंडेंट्स होंगे? हिज और हर फादर, अगर हस्बैंड है, उसके जो मान लो उसकी डेथ होगी, आफ्टर दैट डब्ल्यू है, उसकी वाइफ है, वो क्लेम मेंटेनेंस. अब इसके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट थे, या वो अलाइव है, इसके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट थे? हिज और हर फादर, हिज और हर मदर. ठीक है. हिज और हर मदर, हिज विडो सो लॉन्ग एज शी डज नॉट रीमैरी. अब मान लो हस्बैंड की डेथ हुई है, तो उसके फादर उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी मदर एंड देन विडो. अगर वो रीमैरिज कर जाएगी, सेकंड मैरिज कर, देन इट्स ओके. Then his or her son of predeceased son, his or her son, उसके his or her son, डॉटर के लिए भी बोल रहे हैं कि अगर डॉटर की डेथ हो जाती है, his or her son, ठीक है, son of his predeceased son of his predeceased son of his predeceased son, so long as 3 generation तक, so long as he is minor, they are minor, अगर minor है, provided and to the extent that he is unable to obtain maintenance in the case of grandson from his father's or mother's estate, and in case of great grandson from the estate of his father or mother's father's mother. ये यहाँ पे प्रोवाइडेड है कि अगर वो मेंटेन नहीं कर पाए उनके प्रॉपर्टी से, देन दे आर डिपेंडेंट अपॉन इट. ये प्रीडिसीजर सन के लिए बात कर रहा है. हिज और हर अनमैरिड डॉटर, ठीक है, फॉर द अनमैरिड डॉटर ऑफ हिज predecessor son, unmarried daughter of predecessor son of his predecessor son, so long as she remain unmarried,
प्रोवाइडेड वही सेम कंडीशन है यहाँ पे, अगर दे आर अनेबल टू मेंटेन फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द देन दे आर डिपेंडेंट अपॉन दैट पर्सन। हिज विडोड डॉटर, यस विडो, अगर डॉटर इन लॉ है, विडो है, प्रोवाइडेड एंड टू एक्सटेंड दैट शी इज अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस, बट इनके रिगार्डिंग क्या है कि वो अनेबल टू मेंटेन, अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते सफिशिएंट मीन, तभी वो डिपेंडेंट है। फ्रॉम द स्टेट ऑफ हर हस्बैंड, फ्रॉम हिज सन डॉटर इफ दे स्टेट, फ्रॉम हर फादर इन लॉ और हिज फादर स्टेट ऑफ द आइदर। ये तो विडो डॉटर के रिगार्डिंग जो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया है। एनी विडो ऑफ हिज सन or of a son of his predecessor son, so long as she does not remarry, provided that to extent that she is unable to obtain maintenance from her husband's estate or from her son or daughter, if any, or his or estate. In the case of grandson, widow are also from father estate. His or her minor illegitimate son, so long as her remain minor, illegitimate son को भी यहाँ पे include किया गया dependent. His or her illegitimate daughter को भी यहाँ पे she remain unmarried इंक्लूड किया गया। अब देखो इसमें डिपेंडेंट के रिगार्डिंग अगर देखा जाए, मैंने आपको पहले बोला फादर, मान लो कोई प्रोपोजिटिव जिसकी डेथ हुई है, उसके फादर यहाँ पे बना लेते हैं। प्रोपोजिटिव जिसकी डेथ हुई है, वाइफ डिपेंडेंट है, फादर डिपेंडेंट है, मदर डिपेंडेंट है, सन डिपेंडेंट है, डॉटर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसके ऊपर ये सारे डिपेंडेंट है जब आप इसको काउंट करोगे। तो देन हर सन, ठीक है, सन ऑफ हिज प्रीडिसेसर सन, तो सन का सन आगे, देन सन ऑफ प्रीडिसेसर हिज प्रीडिसेसर, तो 3 जनरेशन तक यहाँ पे बोला गया। हिज और हर, और ये कब तक होगा, जब तक ये माइनर है। ये सब माइनर, जब अगर माइनर माइनॉरिटी में ये यहाँ पे डिपेंडेंट है, ये याद रखना है यहाँ पे। प्रोवाइडेड, अगर ये मान लो सन तो है ही है माइनर माइनर तक डिपेंडेंट, अगर ये बाकी जो है, अगर वो सन की प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली अगर ये सन की पहले डेथ हो जाती है, फिर प्रॉपर्टी किसको इनहेरिट होगी, एसएस को, फिर नेक्स्ट एसएसएस को, ठीक है। अगर ये अनेबल है, ये वाले अनेबल है टू मेंटेन फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द सन, जो इनके फादर की प्रॉपर्टी है, तब ये डिपेंडेंट होंगे इस पर पे, अदरवाइज नॉट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी कंडीशन रहेगी। देन डॉटर के रिगार्डिंग अनमैरिड डॉटर, ये सिर्फ अनमैरिड डॉटर की बात कर रही है, आप याद रखना। एंड देन अनमैरिड डॉटर ऑफ प्रीडिसेसर सन, डॉटर का, ठीक है, अनमैरिड डॉटर फॉर द अनमैरिड डॉटर ऑफ हिज प्रीडिसेसर सन, और द प्रीडिसेसर सन की अनमैरिड डॉटर, ठीक है, अनमैरिड डॉटर एंड अनमैरिड डॉटर ऑफ प्रीडिसेसर सन ऑफ प्रीडिसेसर सन, ठीक है, और इसकी जो डॉटर, ठीक है, पहले सन की जो डॉटर है, फिर इसकी जो डॉटर आगे रहेगी। क्लियर, समझ गए। तो यहाँ ये जो डॉटर है, पहले जो उसकी अपनी डॉटर होगी, और दूसरा जो उसके सन की डॉटर होगी, तीसरा उसके सन सन की डॉटर होगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और वो भी ये दोनों के ऊपर जो लॉ लगेगा उसमें प्रोवाइजो भी एप्लीकेबल होगा। प्रोवाइजो इसलिए, अगर वो ऑब्वियसली जब इस वाले सन की डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी इन दोनों में डिवाइड हो जाएगी। अगर वो अनेबल टू मेंटेन फ्रॉम द प्रॉपर्टी, देन दे आर डिपेंडेंट अपॉन द प्रोपोजिटिव। हिज विडोड डॉटर, अगर मान लो इस सन की वाइफ है, इस सन की डेथ हो गई है, तो शी इज ऑल्सो उसके ऊपर डिपेंडेंट थी, आपको सेक्शन 19 में भी बताया। एंड फ्रॉम द स्टेट ऑफ, ऑब्वियसली वहां भी आपको कंडीशन एप्लीकेबल होगी। एनी विडो ऑफ हिज प्रीडिसेसर सन, ठीक है, son or the son of his predecessor son, so long as she is does not remarry, या इस सन की जो विडो है वो भी, अगर जब तक रीमैरिज ना करे। illegitimate or minor, his or her minor illegitimate son, so long as remain in a minor, his or her illegitimate daughter, so long as remain unmarried। ये तो लेजिटिमेट की बात होगी, ये सारे जो भी सन थे यहाँ पे, लेकिन इलेजिटिमेट भी इंक्लूडेड हो गए जब तक वो माइनर, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंस, आप खुद से एक चार्ट बना लेना है इसका, जैसे मैंने यहाँ बनाया, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, 1-2 बार उसको फिर से आप वीडियो देख लो किस तरह से बनाना है। Maintenance of dependence subject to the provision of subsection 2, the heirs of the deceased Hindu are bound to maintain the dependence of the deceased out of the estate inherited by them from the deceased. Where a dependent has not obtained by testamentary or intestate succession any share in the estate of Hindu dying that after the commencement of this act,
The dependent shall be entitled subject to the provision of this act to maintain from those who take the estate. Obviously अगर उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली तो वो उनके पास राइट है मेंटेनेंस का, लेकिन जिनको प्रॉपर्टी मिले उनकी प्रॉपर्टी से भी उनको मेंटेनेंस का राइट है, वो ले सकते हैं। मान लो किसी सन को प्रॉपर्टी नहीं मिली, चाहे सक्सेशन के थ्रू नहीं मिली, या जो भी डिपेंडेंट थे, अभी हमने 21 में देखा, ठीक है। मान लो जैसे इलेजिटिमेट चाइल्ड है, उसको नहीं मिली प्रॉपर्टी, तो इन दैट केस ही और शी हैज क्लेम टू मेंटेनेंस फ्रॉम द स्टेट ऑफ द, जिसको वो प्रॉपर्टी मिली उनके स्टेट, को मेंटेनेंस के लिए वहां पे क्लेम कर सकते हैं। The liability of the each of the person who take the estate shall be in proportion to value of the share or part of the estate taken. वो भी proportion के according कितनी value of the property, ठीक है, रेशियो निकलेगा उसका, उस proportion के according उनको maintenance provide किया जाएगा। Notwithstanding anything contained subsection 2 and 3, no person who is himself or herself a dependent shall be liable to contribute to the maintenance of the others if he or she has obtained a share or part the value of the which is or would, if the liability contribute or enforced become less than what would be awarded him or pay of maintenance under the act, ठीक है। तो देन अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कितना रहेगा, तो वो आपका देखा जाएगा। अमाउंट कंसिडरेशन कैसे रहेगा 23rd में, इट शैल बी इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, ऑब्वियसली मेंटेनेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है, डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। हर केस में वेरी करता है, किसी में मेंटेनेंस कुछ लगता है, किसी में मेंटेनेंस कुछ लगता है, वो डिपेंड अपॉन द केस टू केस डिपेंड करता है। वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट मेंटेनेंस शैल बी अवॉर्डेड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, and in doing so the court shall have due regard to the considerations set out in section 2 subsection 2 and subsection 3 as the case may be, so far as they are applicable. In determining the amount of the maintenance, if any, to be awarded to a wife, children, aged informed parents under this act regarding shall have to be the position and status of the parties, कई consideration में रहता है, the reasonable want of the claimant, if the claimant is living separately, whether the claimant justified in doing so, क्या justified reason है आपका कि नहीं है, value of the claimant property and any income derived from such property or from claimant earning from any other source, ठीक है। तो ये सारा कंसिडरेशन में रहेगा। ये जो गाइडलाइन यहाँ दे रखा है कोर्ट के लिए, बट कोर्ट की डिस्कशन पावर रहती है। द नंबर ऑफ द पर्सन entitled to maintenance under this act, कि कितने नंबर ऑफ पर्सन है। In determining the amount of maintenance, if any, to be awarded to the dependent under this act, regard shall be had to be net value of the estate of the deceased after providing for the payment of debts, his debt, etc. ये गाइडलाइन है कोर्ट के लिए कि जब कोर्ट डिसाइड करता है तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। Provision, if any, made under the will of the deceased in respect of the dependent, the degree of the relationship between the two, yes, that is very important. The reasonable want of the dependent, the past relation between the dependent, very important, conduct of the party, ठीक है। The value of the property of the dependent of an income derived from such property, ठीक है। The number of the dependent entitled to maintenance under this act, ये सारा कंसिडरेशन रहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग कोर्ट यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि कितना मेंटेनेंस आपको मिलेगा। यस, राइट है मेंटेनेंस का, बट कितना मिलेगा वो डिपेंड अपॉन द, ये सारा कंसिडरेशन होने के बाद जो कोर्ट डिसाइड करता है, और डिपेंड अपॉन द फैक्ट ऑफ द सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। सेक्शन 20, क्लेमेंट टू मेंटेन शुड बी अ हिंदू, ठीक है, मेंटेनेंस शुड बी हिंदू। नो पर्सन शैल बी entitled to claim maintenance under this chapter if or she has ceased to be Hindu by converted to another religion. अगर कोई कन्वर्ट हो जाता है, आफ्टर दैट उसके जो राइट है वो यहाँ एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उसके राइट खत्म हो जाते हैं, तो देन अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप वो हिंदू ही क्लेम कर सकता है यहाँ पे इस एक्ट के अंदर। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस मे बी अल्टर और चेंज ऑफ द सर्कमस्टेंस, यस, अगर एक बार कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया आपको मेंटेनेंस का ऑर्डर अंडर दिस चैप्टर, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो उस डिक्री में जो अल्ट्रेशन कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया, एक्सेट्रा, इनकम वेरी कर जाती है। द अमाउंट ऑफ द मेंटेनेंस वेदर फिक्स्ड बाय द कोर्ट or by agreement either before or after the commencement of this act may be altered subsequently if there is a material change in the circumstances justifying such alteration. Obviously अगर justifiable reason है आपका, ठीक है, अगर मान लो circumstances changes हो गए इन फ्यूचर में, तो वो मेंटेनेंस ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। और उस मेंटेनेंस को जो इस एक्ट के अंदर दे रखा है, वो आप चेंजिंग की एप्लीकेशन कहाँ लगाओगे 25 में। डेट टू हैव प्रायोरिटी, यस, जो डेट है उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, subject to the provision of the content section 27
debt of every description contracted payable by the deceased shall have priority over the claim of its dependent for maintenance under this act. अगर आप मेंटेनेंस यहाँ क्लेम करो, ऑब्वियसली अगर मान लो कि प्रोपोजिटर्स की डेथ है, उसने कोई डेट ले रखा है, तो पहले उसको डेट को क्लियर किया जाएगा, उस पर प्रायोरिटी दिया जाएगा, आफ्टर दैट जो बचता है वो फिर मेंटेनेंस में जाएगा। ठीक है। मेंटेनेंस व्हेन टू बी चार्ज्ड, अ डिपेंडेंट्स क्लेम फॉर मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट shall not be a charge on the estate of the deceased or any portion thereof, unless one has been created by will or deceased by a decree of court, by agreement between the dependent and the owner of the estate or portion of the right. तो डिपेंड द मेंटेनेंस व्हेन टू बी चार्ज, कब उसको चार्ज बनाया जाएगा, तो डिपेंडेंट क्लेम फॉर मेंटेनेंस अंडर दिस शैल नॉट बी अ चार्ज ऑन द एस्टेट ऑफ द डिसीज, वो चार्ज नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो चार्ज नहीं माना जाएगा, लेकिन यस कंडीशन है, अगर बिल वगैरह में बना रखा है कि एक तरह से चार्ज है, ठीक है, चार्ज आपको टीपीए में बनने में मिल जाएगा, तो देन इन दैट केस तब वो माना जाएगा चार्ज, अदरवाइज नॉट, क्योंकि चार्ज जब क्रिएट होता है तो वो आपको इंटरेस्ट क्रिएट करता है ऑन द प्रॉपर्टी। ठीक है। इफेक्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट और मेंटेनेंस, where a dependent has a right to receive maintenance out of the estate and such estate or any part thereof is transferred, the right to receive maintenance may be enforced against the transferee if the transferee has notice of the right, or if transfer is gratuitous, but not against the transferee for consideration and without notice of the right. बोलते हैं मान लो सपोज दिस इज अ हाउस, और आपका इस हाउस से रेंट आता था, और आप उस रेंट से आपको मेंटेनेंस मिलता था। ठीक है। अब लेटर ऑन ये हाउस ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू ट्रांसफरी के लिए ट्रांसफर करते हैं किसी थर्ड पर्सन के लिए। यस यू कैन क्लेम मेंटेनेंस, जो राइट है आप ट्रांसफरी से क्लेम कर सकते हैं, बट अगर ट्रांसफरी वो किस कंडीशन में, दो कंडीशन, या तो गिफ्ट किया हो, ये हाउस गिफ्ट किया हो विदाउट कंसिडरेशन, या फिर उस पर्सन को नोटिस ही नहीं है उस चीज का कि इसमें मेंटेनेंस राइट बेस हाउस के ऊपर, देन यहाँ पे आपका आप क्लेम कर सकते हैं। बट अगर उसको नोटिस है, सॉरी क्लियर करता हूँ, उसको नोटिस है कि ये इस पे इंटरेस्ट क्रिएट किया है, देन यू कैन क्लेम। बट अगर उसको विदाउट नोटिस, उसको नॉलेज नहीं है, उसको इल्म नहीं है इस चीज का कि इसमें मेंटेनेंस राइट भी है किसी का, देन यू कैन नॉट क्लेम, फिर आप क्लेम नहीं कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन 18 to 28 ऑफ मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो मेंटेनेंस के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया, सेक्शन 18 वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और बाकी भी प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, आपको जरूरी है रीड करने चाहिए, प्रीलिम्स पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ये सेक्शन 23 है, ये एक बार आप अच्छे से करो, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, डिपेंडेंट्स के रिगार्डिंग आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंसिडरेशन के रिगार्डिंग आपको पूछा जा सकता है क्या क्या कंसिडरेशन हो सकता है। या जो सेक्शन 28 है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है कि इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑन राइट ऑफ मेंटेनेंस, आपके वेरेक्ट में ही लॉ दिया है, कहीं लॉ नहीं है, वेरेक्ट में ही लॉ दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लेके आएंगे आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, तो बने रहिए आप हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है आप लाइक एंड शेयर कीजिए, और प्लीज आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अपनी क्वेरीज रहती है कोई, हम आपकी ट्राई करेंगे, बेस्ट से बेस्ट ट्राई करेंगे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की। थैंक यू।